जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इनकम टैक्स, टैक्सेशन, या आप डायरेक्ट टैक्स कहिए, या आप प्रत्यक्ष कर कहिए, या आप आयकर कहिए। शुरुआत की पहली क्लास मान लीजिए इसको, परिचय। और जिस स्टूडेंट को बढ़िया से पढ़ना है पूरी वीडियो को लाइन से देखना पड़ेगा। जो मैं अपने इस वाइट बोर्ड पर लिखूंगा उसे अपनी कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। और दावा करता हूं कि पूरी किताब हमारे पास चाहे जिस राइटर की हो, रिकॉर्डिंग क्लास उपलब्ध है पहले से ही। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, पूरा का पूरा लाइन से आपको पढ़ना है। इस चीज़ को ध्यान देना, नोट्स जरूर बनाना। आयकर, आयकर को इंग्लिश में इनकम टैक्स कहते हैं, कराधान कहते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, दिमाग में आपके आना चाहिए, किसी भी देश में टैक्स क्यों लगाया जाता है, किसी भी देश में कर क्यों लगाया जाता है, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई भी देश होता है, उस देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। कोई भी देश है, दुनिया का कोई भी देश हो, देश को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश में विकास के लिए, देश में सुरक्षा के लिए सरकार को, किसी भी देश की सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो पैसा सरकार कहाँ से इकट्ठा करती है? वो पैसा सरकार जनता के ऊपर टैक्स लगा के इकट्ठा करती है। दिमाग में याद रखना, कभी भी आपको पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाएंगे आप बताना अपने स्टूडेंट को, किसी भी देश की सरकार को देश में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश को विदेशी आक्रमणों से बचाए रखने के लिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, देश को सुरक्षित हाथों में ले जाने के लिए सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे का मतलब होता है धन की ज़रूरत होती है। धन का मतलब होता है वित्त की ज़रूरत होती है। वित्त को इंग्लिश में फाइनेंस कहते हैं। होती है कि नहीं होती है? वित्त की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, याद रखना। तो सरकार इस धन को कहाँ से इकट्ठा करती है? सरकार अपने पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर टैक्स लगा के इकट्ठा करती है। आपको जानकारी होनी चाहिए, टैक्स दो प्रकार के होते हैं। टैक्स एक होता है प्रत्यक्ष कर, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष कर, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। समझिएगा, डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर, यानी कि आयकर, जो हम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष कर जो होता है, ये होता है जीएसटी। समझिएगा, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये होता है जीएसटी। आपको जानकारी होनी चाहिए, हम आयकर पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन आयकर का मतलब प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर का मतलब डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा उसी व्यक्ति से वसूला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है, वह अपने कर भार को अगले के ऊपर हस्तांतरित कर देता है, यानी कि ट्रांसफ़र कर देता है। हमारी बात को एकदम गौर से सुनिए, अच्छे से समझिए। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसके ऊपर लगेगा उसी से लिया जाएगा। हमारे ऊपर लगेगा तो हमसे, आपके ऊपर लगेगा तो आपसे लिया जाएगा। ठीक है। इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है वह व्यक्ति अगले से वसूल लेता है। थोड़ी देर के लिए मानिए मार्कर है ना, मार्कर कहीं पर बना होगा, किसी फैक्ट्री में बना होगा, किसी कंपनी में बना होगा, तो इस पर जो भी टैक्स बना होगा, जो भी जीएसटी लगी होगी, वो सरकार के खाते में जाना तय है। तो जो कंपनी होती है, कंपनी किसको देती है? कंपनी सरकार को देती है ना। कंपनी किसको देती है टैक्स? सरकार को देती है।
कंपनी थोक विक्रेता से वसूल लेगी, थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता से वसूल लेगा, फुटकर विक्रेता किससे वसूल लेता है? ग्राहक से वसूल लेता है। मतलब इसमें क्या हुआ, कंपनी ने भले दिया लेकिन लास्ट में किसके ऊपर भार पड़ा? उपभोक्ता के ऊपर भार पड़ा। लास्ट में किसके ऊपर भार पड़ गया? लास्ट में उपभोक्ता के ऊपर भार पड़ गया ना। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जिस व्यक्ति के ऊपर लगता है उस व्यक्ति के ऊपर भार पड़ता है। ये बेसिक चीज़ है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आयकर से आशय, परिभाषा पेपर देने जाएंगे तो आपके यहाँ ज़रूर पूछा जाएगा। इस चीज़ को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको लिख लेना, थोड़ा सा इतना लिख लो बस। आपको ध्यान देना है अगला, आपको अपनी कॉपी में लिखना है आयकर का अर्थ। आयकर का अर्थ, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स इंग्लिश में बोलते हैं। बहरहाल हिंदी मीडियम वीडियो बना रहे हैं, इंग्लिश मीडियम अलग से वीडियो बनी है हमारी पहले से ही। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी कॉपी में लिखना है आयकर प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। आयकर कौन सा कर है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब इंग्लिश में डायरेक्ट। प्रत्यक्ष का मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा। वार्षिक का मतलब होता है वर्ष भर में एक बार लगाया जाता है। याद रखिएगा, हम बार बार समझाते हैं स्टूडेंट को, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। तो समझो, आयकर प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। प्रत्यक्ष वार्षिक का मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा, वर्ष भर में केवल एक बार लगाया जाता है। ठीक है ना। लिखना है जो व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय पर लगाया जाता है। व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय, गत वर्ष का मतलब क्या होता है? जो पिछला वर्ष बीत गया 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी गत वर्ष के बारे में भी हम आपको बताएंगे, याद रखना। जो बीत गया, गत का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे प्रीवियस ईयर। याद रखना, इंग्लिश में भी जानना जरूरी है। आयकर प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय पर लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कौन लगाता है? केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार का मतलब भारत सरकार। केंद्र सरकार का मतलब क्या होता है? भारत सरकार। समझिएगा, जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के आयकर विभाग द्वारा लगाया और वसूला जाता है। एक बार हमारी बातों को फिर से ध्यान दीजिएगा। आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। गत वर्ष का मतलब जो वर्ष बीत गया, अभी लिखाएंगे गत वर्ष अलग से। केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार, मतलब दिल्ली वाली सरकार, सरकार चाहे जिसकी हो। वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय का एक अलग से विभाग है, आयकर विभाग द्वारा लगाया जाएगा और क्या किया जाएगा? वसूला जाता है। आगे कहा गया है आयकर विभिन्न खंडों, खंडों का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, खंडों का मतलब होता है, देखो जिसकी उम्र होती है, इसमें नियम होता है 60 साल वाले से कम के लिए अलग नियम लगेगा, 60 से ज़्यादा 80 से कम वाले के लिए अलग नियम लगेगा, 80 से ज़्यादा वाले के लिए अलग नियम लगेगा। आयकर विभिन्न खंडों एवं दरों के आधार पर लगाया जाता है। आयकर में क्या है? कई खंड हैं। खंड का मतलब मैंने क्या बताया? जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसके लिए अलग
जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है, 80 वर्ष से कम है, उसके लिए अलग, जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है उसके लिए अलग। यही है खंड, समझिएगा, ठीक है, यही है खंड। दर का मतलब होता है, दर का मतलब होता है कि 10%, 5%, 20%, अब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा दर वगैरह, ठीक है। तो अलग अलग स्लैब बनाया गया है। तो अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लो, हमने अच्छी तरह आपको बताया। अगर आप लिखते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो का मतलब नथिंग समझते हैं, लेकिन वास्तव में अगर इस वीडियो को 2 बार देख लें तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इसको लिख लीजिए। आगे लिखना है आयकर कौन चुकाता है। अपनी कॉपी में लिखना है आयकर कौन चुकाता है। ध्यान दीजिएगा, समझ लो, जिस व्यक्ति की इनकम यानी कि आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है, जिस व्यक्ति की आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है। कर मुक्त सीमा साधारण तौर पर 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख होता है, सबके लिए अलग अलग है, अभी आप आगे पढ़ेंगे उसको। जिस व्यक्ति की आय कर मुक्त सीमा मतलब एक लिमिट दी गई है, इससे ज़्यादा कमाओगे तो टैक्स लगेगा, उसे निश्चित दर से आयकर देना पड़ता है। कर मुक्त सीमा का मतलब मैंने क्या बताया, लिमिट से ज़्यादा जो पैसा कमाएगा। लिमिट का मतलब लिमिट रखी गई है सरकार के द्वारा, 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है। ऐसा मान लो जिसकी उम्र 5 साल से कम, जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसके लिए 2.5 लाख है, 60 साल से अधिक वालों के लिए, 80 वर्ष से कम वालों के लिए 3 लाख है, उसके लिए 5। ये सब नियम थोड़ा बदल जाता है, बस वो चीज़ हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। और कौन चुकाता है, कोई एक व्यक्ति चुकाता है। व्यक्ति का मतलब जैसे हम हैं, हम एक व्यक्ति हैं, हम हैं व्यक्ति। हिंदू अविभाजित परिवार, ठीक है। ए कंपनी सहकारी समिति, कंपनी सहकारी समिति, ये सब क्या चुमत ना, न्यास, न्यास को बोलते हैं क्या, ट्रस्ट, ठीक है। व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। व्यक्ति का मतलब होता है हम अकेले हैं। हिंदू अविभाजित परिवार का मतलब होता है ऐसा परिवार जिसमें एक मालिक हो, उसके अंडर में सब लोग रहते हों, एक कर्ता हो, ठीक है। कंपनी सहकारी समिति, न्यास मतलब होता है ट्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। व्यक्तियों का समूह का मतलब होता है कई लोग मिल करके जो कोई कारोबार करें, कोई बिजनेस करें, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आगे भी पढ़ाते हैं, पूरी वीडियो को देखना है, जो नहीं देखेगा वो पछताएगा। अब आपको बताने जा रहे हैं आयकर की विशेषताएं। अपनी कॉपी में लिखिएगा विशेषताएं किसकी, आयकर की, इनकम टैक्स की। पहली विशेषता है प्रत्यक्ष कर। क्या है, प्रत्यक्ष कर, इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। प्रत्यक्ष कर का मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा, जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा, इसीलिए प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा आपको लिखना है केंद्रीय कर। केंद्रीय कर का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स। केंद्रीय का मतलब होता है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है एवं केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार लेती है, फिर बाद में राज्यों के हिसाब से अपना पैसा वापस करती है, ठीक है। अगला है प्रत्येक करदाता द्वारा भुगतान।
इंग्लिश में कहेंगे पेबल बाई ईच एंड एवरी एसएससी, पेबल बाई ईच एंड एवरी एसएससी। सेंट्रल टैक्स प्रत्येक करदाता द्वारा मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा वही देगा, याद रखना, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला होता है कर मुक्त सीमा, इसकी अपनी कर मुक्त सीमा है, लिमिट ऑफ एग्जम्पशन। क्या है कर मुक्त सीमा? मैंने क्या बोला अभी पीछे, देखो समय के अनुसार बदल जाता है थोड़ा से, अगर बदल जाए तो बुरा मत मानना। जिसकी उम्र 2.5 लाख है उसके, जिसकी उम्र 60 साल है उसके लिए 2.5 लाख है, जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है, 80 वर्ष से कम है, उसके लिए 3 लाख है, जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है उसके लिए 5 लाख है। इसको इतना याद किए रहना, ठीक है। आपको लिखना है गत वर्ष प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? ध्यान दीजिएगा, गत वर्ष का मतलब प्रीवियस ईयर। गत वर्ष वह वर्ष होता है जो पिछला साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स लगता है। अगला लिखना है विभिन्न खंडों, इसका मतलब होता है स्लैब, वेरियस स्लैब। कई खंड बनाए गए हैं। खंड का मतलब होता है इसकी लिमिट्स कुछ बनाई गई हैं, ठीक है। कई खंडों के आधार पर टैक्स लगाया जाता है इसमें, इस चीज़ को ध्यान देना है, खंडों के आधार पर टैक्स लगाया जाता है। जिसे कहा जाएगा पहले 2.5 लाख पर नील, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, ऐसे दिया रहेगा। वो आपको खंड भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो इतना आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। आपको आगे लिखना है क्या? आपको आगे लिखना है गत वर्ष किसे कहते हैं? प्रीवियस ईयर। गत का मतलब बीता हुआ, मतलब कि जो पीछे हमारा बीत गया है। ध्यान दीजिएगा, बीता हुआ, ठीक है। लिखा जाएगा पेपर में पूछे तो जिस वर्ष की आय पर कर लगता है उसे गत वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है या लगता है उसे गत वर्ष कहते हैं, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को अंत हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गत वर्ष कहते हैं। गत वर्ष के बाद आता है कर निर्धारण वर्ष, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। कर निर्धारण वर्ष का मतलब क्या होता है? गत वर्ष की आय पर लिख लेना है। गत मतलब इस वर्ष की आय पर, गत वर्ष की आय पर जिस वर्ष कर का निर्धारण किया जाता है, उसे गत वर्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। फिर समझ लीजिएगा, मतलब कि प्रीवियस ईयर जो बीत गया ना 1 अप्रैल से 31 मार्च, और गत वर्ष असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष
जिस वर्ष की आय पर गत वर्ष की आय पर जब कर का निर्धारण किया जाएगा, ये करंट ईयर होता है, चालू ईयर एक मतलब कि जो चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये जो बीत गया है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च। सवाल में आएगा, सवाल में हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज़ और कही गई है, हाँ, एक टॉपिक और समझिए। मिला आपको कुल आय, बार बार मिला कुल आय, टोटल इनकम। कुल आय किसे कहते हैं आपको मैं बता दूं, इनकम टैक्स में कमाई 5 जगह से आती है मेन तौर पर। पहला होता है, हिंदी में बोलते हैं वेतन शीर्षक से आय, इंग्लिश में इनकम फ्रॉम सैलरी बोलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है मकान संपत्ति से आय, भाई कहीं नौकरी करेंगे तो वेतन मिलेगा, मकान है किराए पर उठा देंगे तो भाड़ा मिलेगा। व्यापार एवं पैसे से आय, पूंजी लाभ से आय। छठा नंबर अन्य साधनों से आय। ये 5 चैप्टर के नाम भी आपको मिलेंगे, आपको पूरा पढ़ना है 5 के 5 चैप्टर। इन सभी की इनकम को बोलते हैं सकल कुल आय। सकल कुल आय में से घटा दिया जाता है धारा 80C से 80U की कटौती। जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, कुल आय। समझिएगा, 5 की हेड की इनकम को जोड़ेंगे, इसको तैयार कर लेना, सब तैयार होना चाहिए, ठीक है।